बाबा साहब ने स्व प्रतिनिधित्व फ्रेंचाइज कमेटी के सामने 1921 में मांगा था और वो केवल फ्रेंचाइज कमेटी जो थी स्व प्रतिनिधित्व वो केवल दलितों के लिए नहीं था, वो ब्रिटानिया साम्राज्य से वह पूरे भारत के लिए स्व प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, क्योंकि ब्रिटानिया साम्राज्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार ये कह रही थी यू इंडियंस यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, आप भारतीय लोग आप जो है प्रजातंत्र के लायक नहीं है, आपको कैसे दे दिया, आप तो इतने खांचों में बटे हुए हैं, आप इतने खांचों में बटे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा भैया हम तो बटे हुए हैं लेकिन अमेरिका वाले तो ज्यादा बटे हुए हैं, वहां तो पूरे के पूरे नेशंस अलग अलग हैं, वो कोई स्वीडन का है, कोई जो है रशिया है, कोई इटालियन है, कोई फ्रेंच है, वो तो कितना बटे हुए हैं, वो तो धर्म के आधार पर भी बटे हुए हैं, राजनीतिक आधार पर भी बटे हुए हैं, वो तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी बटे हुए हैं, हम तो केवल जातियों के आधार पर बटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जाति का बटना तो केवल एक संयोग है, हम जाति के बटने को पाट सकते हैं अगर हम सभी बटे हुए जातियों के बटे लोग एक साथ मिलकर निर्णय लेने लगेंगे, उस दिन हमारा जात का बंटवारा कट जाएगा। अभी हमको आप स्व प्रतिनिधित्व दीजिए। जय भीम, नमस्कार। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो अभी हॉट टॉपिक है वंचित समाज के भीतर, SC/ST समाज के भीतर। JNU में एक डिस्कशन हुआ और प्रोफेसर विवेक कुमार ने बताया JNU के छात्रों को आज एक अपने लेक्चर में कि फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन ये क्या है। सर 1.5 घंटे का लेक्चर था आपका, मैं भी था मौजूद वहाँ पे, तो एक्चुअली वो अंग्रेजी में था, लेकिन हिंदी भाषी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही उसमें। तो आपका जो ये है कि किस तरीके से देखना चाहिए रिजर्वेशन को, क्या है उसमें देखिए सबसे बात है कि ये जो टॉपिक है आरक्षण पर, इसको मैंने देखा विगत कुछ दिनों के अंदर कि इस पे अनर्गल प्रलाप हो रहा है, लोग गलत सलत धारणा बता रहे हैं और इसके विषय में ना इसकी ऐतिहासिकता, ना इसका दर्शन और ना ही इसकी सिद्धांत किसी भी चीज़ पर। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे डिस्कशन को या सेमिनार को हम लोगों ने इसका शीर्षक रखा जो है ऐतिहासिकता, दर्शन और सिद्धांत, आरक्षण का इतिहास, आरक्षण का इतिहास, दर्शन और सिद्धांत, यानी कि हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड थियोरी ऑफ रिजर्वेशन। तो सबसे पहले इतिहास में अगर हम जाएं तो आरक्षण का आरंभ अगर हम देखें तो 1902 में सबसे पहली बार साहू जी महाराज ने अपनी छोटे से रियासत में किया था और कोल्हापुर में लगाया, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई 50% जो सीटें हैं सिविल सर्विसेज में उनके यहाँ वह मतलब ब्राह्मणों से इतर जो जातियां हैं, नॉन ब्राह्मण कहा उनको, उससे भरी जाएगी। तो हम वहाँ से इसका आरंभ मानते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो 1918 में मैसूर राज्य में मिलर कमेटी बनाई गई और मिलर कमेटी ने ये बताया कि यहाँ पर हम पिछड़ों के लिए आरक्षण, यानी कि नॉन ब्राह्मण के लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण करना चाहते हैं। और फिर वहाँ से जो है 1921 में जो है वहाँ पर लगा आरक्षण बाकायदा। इसके बाद इसी तरह जस्टिस पार्टी ने जो मिलर कमेटी की जो उनका अनुशंसा थी उसी को उन्होंने तमिलनाडु यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर लिया, जो वहाँ की जस्टिस पार्टी थी एक तरह से। उसके बाद फिर हम अगर आएँ जो वास्तविकता में ऑफिशियल देखें तो 1943 में जब बाबा साहब अम्बेडकर वॉइस रॉयस काउंसिल के मेंबर बने तो पहली बार एक ऑफिशियल ऑर्डर आता है आरक्षण का। क्या उसका कितना प्रतिशत है? वो 8.1/3 आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए बाकायदा पारित किया गया, जो कि 1946 में बढ़ करके 12.5% कर दिया गया। और उसके बाद देश की आज़ादी के बाद 1970 में 15%
आरक्षण केंद्र में, यानी कि उनकी जाति के अनुपात में 15% रिजर्वेशन हो गया। तो एक तरह से अगर हम भारत में आरक्षण का आरंभ माने तो 1902 से मान करके 1917 तक हम चले आते हैं। ये है छोटा सा इतिहास इसका जो हमें मानना चाहिए। लेकिन इतिहास के अंदर हम देखें कि ये लागू नहीं हो पाया ठीक से, और 1961 में बाकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यद्यपि हम कन्वेंशन से तो बंधे हैं लेकिन मुझे किसी प्रकार का आरक्षण अच्छा नहीं लगता, और उन्होंने इस आशय का पत्र पूरे ही अपने चीफ मिनिस्टर को भेज दिया। अब आप कल्पना कीजिए, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेचर का आदमी अगर अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दे तो क्या आरक्षण भरा जाएगा? तो आरक्षण नहीं भरा गया। 70 तक ये कहा गया कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। उसके बाद फिर बैकलॉग वैकेंसी निकाली गई, तब भी आरक्षण नहीं भरा गया। 2 बार एडवर्टाइज होता था, तीसरे बार उसको जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता था, फिर आरक्षण नहीं भरा गया। 80-85 तक आते आते कुछ दलित लोग आए तो उनके लिए कहा गया कैंडिडेट्स नॉट सूटेबल, फिर से आरक्षण नहीं भरा गया, और 90 तक आते आते बाकायदा प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण फिर से खत्म। ये तो छोटा सा इतिहास है जिसकी वजह से हमने देखा कि आरक्षण में जो दलित समाज के लोग थे, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा था ऐतिहासिक, 1974 में क्लास 1 सर्विसेज में केवल 3.2% दलित समाज के लोग थे। क्लास 1 सर्विसेज में 3.2, 1974 में क्लास 2 में थे 4%, 4.6, और क्लास 3 में थे 16% के आसपास। तो ये आरक्षण का थोड़ा सा हमने इतिहास बताया। अब जिसे कहना चाहिए वो हाँ, वो एक्चुअली मिला करके जो जिसमें सफाई कर्मचारी मिला लेंगे तो उसकी बात है। तो ये तो हो गया इतिहास, लेकिन इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है? तो फिलॉसफी में बाबा साहब अंबेडकर पहली बार आरक्षण के दर्शन की बात करते हैं कि आरक्षण जो है वह हमें जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके अंदर का कार्यक्रम किस प्रकार का होता है इस आधार पे देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा सरकार जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी व्यक्ति अपने अंदर की कुव्वत को, अपने अंदर की क्षमता को वहाँ पर बढ़ाते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर कार्य करके उसको बढ़ाते हैं। और इसलिए सभी समाजों को, अब क्योंकि वहाँ पर क्षमता का सृजन होता है, क्षमता बनती है, आगे बढ़ती है, इसलिए सभी समाजों को सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये है दर्शन कि जो आरक्षण है सभी समाजों की अंतर्गत, सभी समाजों के निहित, समाजों में निहित जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो क्रिएटिविटी है, कल्पनाशीलता है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाने की क्षमता आए, इसलिए आरक्षण दिया गया। ये पहला। और इसमें इसलिए बाबा साहब ने कहा हमको स्वप्रतिनिधित्व देना चाहिए, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। जो हम लोग कहते हैं ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये जो है स्वप्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है। दूसरा उन्होंने कहा कि स्वप्रतिनिधित्व क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि हमको प्रजातंत्र वास्तविकता में लाना है। प्रजातंत्र एक गुड गवर्नमेंट, लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए तो है, लेकिन लोगों द्वारा तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो वंचित वर्ग है वो तो जा नहीं रहा, तो वो लोगों के द्वारा कैसे हुआ? तो इसलिए अगर उस प्रजातंत्र को लोगों के द्वारा बनाना है तो उनको स्वप्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि अगर एक ही समाज के लोग सरकार में लगातार बने रहेंगे तो वो तो राजा हो जाएंगे, वो तो राजा हो जाएंगे, और जो समाज के अंदर कानून प्राप्त कर रहे हैं, बनाया हुआ कानून प्राप्त कर रहे हैं, वो तो रंक हो जाएंगे। अगर वो रंक हो गए तो फिर एक हमेशा राजा बना रहेगा और एक हमेशा रंक बना रहेगा, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ आया? तो जो रंक है वह भी राजा बन सके, जिससे कि प्रजातंत्र अपने जो है बैटन को चेंज कर सके। जो छड़ी लेकर के दौड़ते हैं
तो वो हाथ बदल सके, इसी तरह कानून बनाने की क्षमता जो पिछड़े लोग हैं, पृथक किए गए हैं, बहिष्कृत, उनके पास भी वो क्षमता आनी चाहिए, तभी सुदृढ़ प्रजातंत्र बनेगा। ये था तीसरा कारण। चौथा कारण नैतिक था। नैतिक ये कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने रिजर्वेशन जब मतलब बात हुई तो उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सामने एक पत्र दिया कि भाई देखो, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को ब्रिटानिया साम्राज्य की जो कर्मचारी तंत्र है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और वो प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो पूरे के पूरे बौने होते चले जा रहे हैं, वो अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका संकुचितीकरण हो रहा है और वो अपने पूर्ण पौरुष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा भाई ये जो ब्रिटानिया साम्राज्य है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ब्रिटानिया साम्राज्य तो केवल 150 साल पहले आया है और 150 साल में आपकी क्षमता का नष्ट हो गया, आपकी क्षमता नष्ट हो गई, आपकी पौरुषता नष्ट हो गई, आप अपने पूर्ण पौरुष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जरा हमको देखिए, आपने तो दलितों को हजारों वर्षों से वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, तो उनकी क्षमता का क्या, उनके पौरुष का क्या, उनकी कितनी हानि हुई है। तो आपको आपका नैतिक दायित्व है कि आप उनको भी स्वप्रतिनिधित्व दें। यह था चौथा कारण। और पांचवा कारण जो था, दर्शन की बात हो रही है, देखिए पांचवा कारण था, बाबा साहब ने स्वप्रतिनिधित्व फ्रेंचाइज कमेटी के सामने 1921 में मांगा था। और वो केवल फ्रेंचाइज कमेटी जो थी, स्वप्रतिनिधित्व, वो केवल दलितों के लिए नहीं था, वो ब्रिटानिया साम्राज्य से वह पूरे भारत के लिए स्वप्रतिनिधित्व मांग रहे थे, क्योंकि ब्रिटानिया साम्राज्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार ये कह रही थी, यू इंडियंस यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, आप भारतीय लोग, आप जो है प्रजातंत्र के लायक नहीं है, आपको कैसे दे दिया, आप तो इतने खांचों में बटे हुए हैं, आप इतने खांचों में बटे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा भैया हम तो बटे हुए हैं, लेकिन अमेरिका वाले तो ज़्यादा बटे हुए हैं, वहाँ तो पूरे के पूरे नेशंस अलग अलग हैं, वो कोई स्वीडन का है, कोई जो है रशिया है, कोई इटालियन है, कोई फ्रेंच है, वो तो कितना बटे हुए हैं, वो तो धर्म के आधार पर भी बटे हुए हैं, राजनीतिक आधार पर भी बटे हुए हैं, वो तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी बटे हुए हैं, हम तो केवल जातियों के आधार पर बटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जाति का बटना तो केवल एक संयोग है, हम जाति के बटने को पाट सकते हैं अगर हम सभी बटे हुए जातियों के बटे लोग एक साथ मिलकर निर्णय लेने लगेंगे, उस दिन हमारा जात का बंटवारा कट जाएगा। अभी हमको आप स्वप्रतिनिधित्व दीजिए, जब स्वप्रतिनिधित्व देंगे तो हम सब लोग एक साथ आकर के एक साथ निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करेंगे, तब कहीं जाके हमारी एकता होगी। और इसलिए आपको हमको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व आरक्षण के जो वो हैं दर्शन, वो उच्छेद उसके कारण हैं। और लास्ट कारण जो था सातवां, वो था जाके ना हो पैर बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम कानून तभी अच्छा बनाएंगे जब हमको आपका दर्द पीड़ा पता होगी। अगर आपको दर्द और पीड़ा पता ही नहीं है तो आप हमारे लिए क्या कानून बनाओगे। और आठवां कारण था कि जो ब्रिटिश समाज उस समय था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो कहने लगे कि हमको नौकरियों में आरक्षण इसलिए चाहिए कि जो ब्रिटानिया साम्राज्य की जो नौकरी है उसके अंदर जो पुलिस है वो करप्ट ही नहीं, जातिवादी भी है। और ये जो पुलिस, उसके अंदर जो जुडिशरी है, उस समय की जुडिशरी, ब्रिटानिया साम्राज्य की जुडिशरी, वो करप्ट होती तो वो दोनों के लिए खुली होती। अगर वो मान लीजिए करप्ट है तो आप भी खरीद सकते हैं उसको, मैं भी खरीद सकता हूं, लेकिन वो जातिवादी भी है। और इसलिए मैं जब खरीदने जाता हूं, दलित समाज जब खरीदने जाता है तो वो बिकती नहीं उससे, और इसलिए वह उनके खिलाफ हमेशा जो है चार्ज लगाती है और उनको पनिश करती है, उनको दंडित करती है। और इसलिए हमको नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये जो है पूरा दर्शन है 9 प्रकार का, जो कि आरक्षण के लिए आवश्यक था। और उसके बाद थियोरी आती है, हमने सिद्धांत बताया। सिद्धांत हमारे जो है वो सिद्धांत हमारे संविधान के अंदर निहित है। संविधान के अंदर जो सिद्धांत है वो है समानता का। समानता हमने पहले प्रियम्बल में दी,
जो उसका प्रालेख है, संविधान का जो अभिलेख है, प्रारूप है, उसके शुरुआत के अंदर प्रियम्बल में लिखा हुआ है समानता, हम भारत के लोग सभी लोगों को समानता देंगे। समानता ये जिसे कहना चाहिए एक तरह से, ये एक तरह से सत्ता मीमांसा है, जिसे ऑन्टोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन फिर बाद में लोगों ने कहा कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, हमको समानता जो है किस प्रकार की है वो देनी पड़ेगी। तो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया, है ना, सबको विकास क्रीड से ख़त्म करके। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई हमको जो है अवसर की समानता देनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अवसर की समानता दी। बाद में लोगों ने कहा कि अगर ऊर्ध्वाधर समाज है, अगर ये समाज ऊर्ध्वाधर है और अगर ये समाज जो है गैर बराबरी का है, अगर हमने इसमें जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता दे दी, तो जो लोग पहले से आगे हैं वो आगे निकल जाएंगे, तो फिर से गैर बराबरी बन जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई बराबरी की अवस्था माने कंडीशन, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, जो उसको हमने आरक्षण कहा, जिसको हमने प्रतिनिधित्व कहा। तो इसलिए फिर 3 प्रकार के आरक्षण दिए गए। एक था राजनैतिक आरक्षण 330, भारतीय संविधान के 330 और 332 के तहत। 330 में जो आरक्षण होता है वो होता है लोकसभा में, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। और उसी तरह 332 में जो है वह विधानसभाओं में आरक्षण है। इसके बाद फिर आया नौकरियों में आरक्षण। अच्छा, ये भी बात है कि जो राजनीतिक आरक्षण था वह 10 वर्ष के लिए था, ये बात सही है, लेकिन ये बार बार जो है अध्यादेश लाके बढ़ा दिया जाता है। दूसरा आरक्षण था नौकरियों के लिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) और बाद में 335 धारा, अनुच्छेद 335 से गवर्न होता है, जिसमें लिखा जाता है कि क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्लेम उसके अंदर लिए जाएंगे नौकरियों में। उसके अंदर कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं है, कोई समय सीमा नहीं लगाई गई है। इसलिए बार बार ये बताना लोगों को कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए लोग बताते हैं, बड़े बड़े लोग बताते हैं, यहाँ तक कि लोकसभा के स्पीकर भी बता देते हैं और बड़े बड़े अखबार नवीस बता देते हैं, एंकर बता देते हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कि रिजर्वेशन फॉर 10 ईयर्स। अरे कहाँ लिखा है भाई, बताओ। तो नौकरियों में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है भाइयों। इसके बाद तीसरा आरक्षण आया शिक्षा के अंदर, जिसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। और आरक्षण जो है वो एक तरह से ऑफिस ऑर्डर से ही आया, क्योंकि आर्टिकल 46 में कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन के लिए हम लोग शेड्यूल ट्राइब की एजुकेशन के लिए ठीक से काम करेंगे, लेकिन कोई उसमें ऑर्डर नहीं था। तो फिर जो है ये सिद्धांत बन करके निकला। लेकिन साथियों हुआ क्या, हमने जो सिद्धांत बताया कि इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन है, लेकिन क्या इक्वलिटी ऑफ आउटपुट भी है? क्या इसका जो प्रतिफल है वो भी समान है? लेकिन समानता का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं है और दलितों पर अन्याय और अत्याचार बदस्तूर जारी हैं। और आपको आंकड़ों के आधार पर बताना चाहूँगा कि जो वो है क्या बोलते हैं, अगर आप देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है 145 जो हैं वारदातें डेली होती हैं। 6 women आर रेप, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के जो है अत्याचार अन्याय अभी भी चालू हैं, प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसलिए हमें समानता का जो आविर्भाव है वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निश्चित तौर पे इस बातचीत को सुनने के बाद सर ने जो बताया, आप लोग आरक्षण का इतिहास, उसकी फिलॉसफी, उसके मायने समझ जाएंगे। देखते रहिए दलित दस्ता।